हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस धमाकेदार वीडियो में। तो फ्रेंड्स, मैं आप आज के लेके आया हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो मैं आज क्वेश्चन बताऊंगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपके पूरे जो है पूरे केमिस्ट्री की बुक से यहाँ पर मैंने उठाया है, जो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी मुझे ठीक लगे इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन मैंने उठाया है। और ये यही जो है क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो से बिल्कुल बने रहना। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को लास्ट वो बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको, ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है मोलरता याद करनी थी। तो सबसे पहले मोलरता का सूत्र यहाँ पर आपको याद कर लेना है। ठीक है, और आपको प्रश्न में यहाँ पर दिया था। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रश्न बता दिया था। तो यहाँ पर जो देख सकते हो पूरा का पूरा आपको लिख देना है ऐसे ही। और यहाँ पर मोलरता का सूत्र लगाकर इसमें मान रखकर इसको आंसर ला देना है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो कि आपका अगला क्वेश्चन देख सकते हो, इतना आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो आपका, जो कि मैंने छठवां क्वेश्चन बताया था। देखिए, भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में यहाँ पर अंतर आपको स्पष्ट करना था। तो बहुत ही अच्छे अंतर है यहाँ पर, देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट अंतर यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें अधिशोषण तथा अधिशोष्य के मध्य दुर्बल वंडरवास बल कार्य करता है और इसके मध्य जो है वो प्रबल रासायनिक बंध कार्य करता है। ठीक है, ये इसमें पहला अंतर हो गया। चलिए दूसरा अंतर देख लेते हैं। दूसरा अंतर, इसमें अधिशोष्य का ऊष्मा निम्न यानी कि 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। और इसमें कितना होता है, इसमें अधिशोषण ऊष्मा उच्च 200 से लेकर 400 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। ये हो गया दूसरा अंतर। चलिए तीसरा आंसर है, अंतर यहाँ पर देख लेते हैं कि यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है और यह एक अनुत्क्रमणीय है। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मान लो कि ये उत्क्रमणीय है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये उत्क्रमणीय है, तो ये अनुत्क्रमणीय होगा। ठीक है, ऐसा उल्टा भी कभी कभी रह जाता है। तो आपका अगला क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि आपका कि HF जो है यहाँ पर, ठीक है, HF जो है यहाँ पर द्रव होता है, पर HCl, ठीक है, जबकि HCl जो है यहाँ पर गैस होता है। क्यों? ठीक है, HCl गैस होता है क्यों? तो इस दोनों के बारे में आपको जो है उदाहरण मतलब जो है आपको स्पष्ट करना था। चाहे तो आप इस प्रकार से पूरा का पूरा आंसर लिख सकते हो, या फिर इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो। एक लाइन में कैसे लिखोगे कि जो है HF में जो है, ठीक है, HF में जो है वो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसके कारण ये सामान्य मतलब जो है इसके कारण ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तथा ठीक है, HCl में कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है, इसके कारण यह जो है सामान्य गैस अवस्था में पाया जाता है। या फिर आप अगर इसको पूरा लिखना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार का लिखना पड़ेगा, जिससे जो है आपके नंबर कुछ भी ना काटे कि HF का जो परमाणु आकार छोटा होता है, ऋण उच्च होती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये गैस अवस्था में, ठीक है, सॉरी, इसलिए ये जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि जो HCl में हाइड्रोजन बंध पाया नहीं जाता है, क्योंकि इसकी ऋण विद्युतता कैसी निम्न होती है और इसका आकार जो है यहाँ पर बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है गैस सामान्य अवस्था पर ये क्या गैस अवस्था में पाया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि है 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ इसी प्रकार का आपको पूछा था कि H2O, ठीक है, H2O यहाँ पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि H2S, ठीक है, सबसे पहले तो H2O द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि H2S गैस अवस्था में पाई जाती है। क्यों? तो इसका भी कारण यही है। ठीक है, इसमें भी परमाणु आकार, ठीक है, इसका परमाणु आकार छोटा है, H2O का परमाणु आकार छोटा होता है तथा ऋण विद्युतता उच्च होती है, जबकि H2O की, ठीक है, सॉरी, H2S की जो है यहाँ पर सल्फर का जो परमाणु आकार यहाँ पर बड़ा होता है तथा ऋण विद्युतता कम होती है। इसलिए जो है H2S सामान्य अवस्था पर गैस होता है, जबकि H2O क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगला चलते हैं, जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको पूछा था कि ADTA का पूरा नाम, ठीक है, ये हमेशा पूछता है, तो इसको मोस्ट टाइम भी कर देना। इसका हो जाएगा एथिल डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, टेट्रा एसीटेट भी लिख सकते हो या फिर टेट्रा एसीटेट भी लिख सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। तो चलिए, या फिर इसका उपयोग चिकित्सा तथा औद्योगिक क्षेत्र में इसका क्या होता है, उपयोग होता है ADTA का। तो चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि था आपको पूछा था, और ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट करते हैं क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, 2017-18 से पूछे आ रही है, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि है ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है ना, हाफमैन की ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि जब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एमीन को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटैश के जलीय विलयन में यहाँ पर के साथ गर्म किया जाता है, तब ऐसा प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है जिसमें एमिडो की तुलना में एक कार्बन परमाणु की कम होता है। इसे क्या कहते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कहते हैं। मतलब साधारण शब्दों में कहे तो ब्रोमाइड को जोड़ना, यानी कि
Br अणु को जोड़ना क्या कहलाता है? हाफमैन ब्रोमाइड की अभिक्रिया। नाम से स्पष्ट है, हाफमैन ब्रोमाइड Na ब्रोमाइड को जोड़ना। तो सबसे पहले तो ये आसान सी ट्रिक, हमेशा ट्रिक से काम चलाना, क्योंकि इतनी सारी अभिक्रिया जो आपको याद नहीं रख सकते हो। तो हाफमैन ब्रोमाइड Na की ब्रोमीन को जोड़ना, देख सकते हो यहाँ पर भी देख लीजिए, क्योंकि दो उदाहरण यहाँ पर दिए हुई है। तो अगला चलते हैं कि श्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल है, ये भी अभिक्रिया बहुत बार पूछी जाती है कि बेंजोइल अम्ल को हाइड्रोलिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर एथिलीन बनता है। इसे क्या कहते हैं? श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो जब भी हाफमैन ब्रोमाइड की श्मिट की अभिक्रिया आएंगी तो कुछ आपको इस प्रकार से लिखना होगा, और इसकी जो है एक समीकरण भी आपको यहाँ पर देना होगा, रासायनिक समीकरण। फिर जो अगला आता है क्वेश्चन, जो कि है मोस्ट इंपोर्टेंट, RNA और DNA में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, क्योंकि भाई ये तो है पूछा ही जाता है, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है RNA और DNA में अंतर। तो RNA केंद्र तथा कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि DNA की अधिकांश मात्रा कोशिका के अंदर पाया जाता है। DNA में केवल एक ही सूत्र कुंडलित होता है, जबकि RNA में एक ही कुंडलित होता है, जबकि DNA में दो सूत्र कुंडलित होते हैं। इसमें एक ही होता है, इसमें दो होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर जो आपका अगला यहाँ पर अंतर निकल के आता है, जो कि है कि RNA में राइबो शर्करा होती है, जबकि DNA में डीऑक्सो राइबो शर्करा होती है। ये हो गया आपको 3 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट लिखना पर्याप्त आंसर है, ठीक है। और हाँ दोस्तों, पेपर में हमेशा याद रखना, जितने शब्द आपको यूज़ करने के लिए बोला है बस उतने ही शब्दों का आपका प्रयोग करना है। फिर अगला आता है कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ठीक है। उसका एक उदाहरण है पेनिसिलिन, ठीक है, जो हमारी प्रतिजैविक क्षमता को बढ़ाता है, क्या, ठीक है, उसी कहते हैं प्रतिजैविक, ठीक है। तो आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर सल्फा औषधि किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछी जाती है। और उसका एक उदाहरण सल्फा औषधि का यहाँ पर लिख देना, सल्फाइजीन, ठीक है, या फिर सल्फागुनाइडिन। तो ये हो गया इसका आंसर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को मत देखो, क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। धनात्मक विचलन के अनादर्श विलयन तथा धनात्मक विचलन के युक्त अनादर्श विलयन को आपको यहाँ पर समझाना है। तो ठीक है, एक तो है धनात्मक विचलन और एक है ऋणात्मक विचलन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। इसका जो है, इसमें आता है कि इस विलयन का वाष्प दाब रावल के वाष्प दाब से अधिक होता है और इसमें जो है कम होता है। तो अगला चलते हैं। तो इसमें जो क्वथनांक होता है वो निम्न होता है और इसमें जो क्वथनांक होता है उच्च होता है। इसमें निम्नतापी स्थिर कौतिक विलयन बनते हैं और इसमें उच्च तापी स्थिर विलयन बनते हैं, ठीक है। अंतर तो बहुत स्पष्ट है, ठीक है। आप क्या करना, एक तरफ के अंतर याद कर लेना, तो दूसरी तरफ के अपोजिट होते हैं हमेशा, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो वाष्प दाब होता है राउल के नियम के वाष्प दाब से अधिक होता है तो इसका कम होता होगा, ठीक है। अगर इसका क्वथनांक निम्न होता है तो इसका क्वथनांक उच्च होता है। अगर ये जो है निम्न तापी स्थिर कौति विलयन बनाते हैं तो ये उच्च स्थिर कौति विलयन बनाते होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखने की ये वाली क्या है, एक ट्रिक है, ठीक है। इसी माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका जो आयतन होता है, ठीक है, इसका आयतन बढ़ता है तो इसका आयतन घटता ही होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इसका उदाहरण भी यहाँ पर लिख देना एक, और इसका भी उदाहरण एक यहाँ पर लिख देना। ये हो गए यहाँ पर दो अंतर, तीन अंतर, ठीक है। 4 नंबर के लिए पर्याप्त है 4 अंतर। अभी हमने 5 बताए, तो आप कोई भी 4 उठा के यहाँ पर लिख सकते हो। फिर आता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो देख सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसका मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि इसका मान सैद्धांतिक प्रयोग द्वारा इसका ज्ञात किया जाता है। तो ठीक है, ये हो जाएगा इसमें अंतर, ठीक है। 2-3 अंतर मैंने आपको बता दिया। एक और अंतर देख लो, इसका मान जो 0 हो सकता है पर इसका मान 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये सैद्धांतिक है तो इसका मान 0 नहीं हो सकता है। इसका मान प्रभाज्य में हो सकता है, बल्कि इसका मान सदैव पूर्ण संख्या में होता है। इसमें प्रभाज्य यानी कि मतलब बटे वाली संख्या, ठीक है, उसको कहते हैं प्रभाज्य, और इसमें जो है वो पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि ये क्या है, सैद्धांतिक मान है, ठीक है, इसीलिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अभिक्रिया की कोटि का मान यहाँ पर 3 से अधिक नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, जबकि इसका 3 से अधिक हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, सैद्धांतिक मान होता है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमारे हाथों द्वारा भी निकल सकता है। जो कि है आपका अगला क्वेश्चन, जो कि है विहाइड्रोजनीकरण की विधि। तो ये भी मोस्ट करना, ठीक है। ये हो जाएंगी इसकी डेफिनेशन, और जो है इसके द्वारा आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों को आपको समझाना होगा। तो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन दी हुई है, और उसके नीचे यहाँ पर जो है थोड़ा नीचे यहाँ पर इसकी रासायनिक समीकरण भी दिया हुआ है। तो देख सकते हो पूरा का पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, व्यवस्थित तरीके से, और ये तृतीयक एल्कोहल के द्वारा हो जाएगा विहाइड्रोजनीकरण। आपको कैसा क्या करना है सब कुछ तीनों भी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, पूरा का पूरा देख सकते हो। फिर आता है आपका अगला, जो कि है रोजन-मुंड अभिक्रिया, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है। ये हो जाएगी उसकी डेफिनेशन, और बाद में उसका यहाँ पर रासायनिक समीकरण। अगला देख लेते हैं कि एल्डो संघनन किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट करना, मैंने पिछली बार भी बताया था, ये विधि जो है पूछी जाती है हमेशा। फिर इसका जो है नीचे समीकरण देख लीजिए, पूरा समीकरण आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख सकते हो कि हुंडलिकर अभिक्रिया,
उनसे टिकर अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वसी अम्ल के सिल्वर लवण को ब्रोमीन के साथ जब हम CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इसी क्या कहते हैं? इसे हुनशिगर अभिक्रिया कहते हैं। तो नीचे इसकी समीकरण भी दिया हुआ है। फिर देखिए दो समीकरण दिया है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपको तैयार कर लेना है। फिर आता है ऊर्ध्व अभिक्रिया, ठीक है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में एथिल एल्काइड की क्रिया सोडियम से कराने पर एल्केन बनता है। इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अभिक्रिया कहते हैं। तो वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। तो विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बहुत विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं भाई, ठीक है। और उसका यहाँ पर रूप भी देख लेना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आणविक चालकता किसे कहते हैं? तो उसकी भी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है और इसका इकाई भी यहाँ पर दी हुई है। अगला तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं? ठीक है, तो उसकी भी यहाँ पर दी हुई है और उसकी भी इकाई यहाँ पर दी हुई है, ठीक है ना। ओम यूनिवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ लेना। फिर आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि इसी लेसन में से पूछा जाता है, लेक्टिनाइट श्रेणी एवं एक्टिनाइट श्रेणी में अंतर, या फिर लेक्टिनाइट तत्व तथा एक्टिनाइट तत्व में अंतर, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। तो देख सकते हैं इनमें जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन HF में उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इनको लेक्टिनाइट श्रेणी कहते हैं। और जो इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 5F में उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है। इसमें जो है मुख्य इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 हो सकती है और इसकी जो है प्रदर्शित ऑक्सीकरण अवस्था जो है इससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो जाएंगी। इसमें संकुल बनते हैं और इसमें संकुल यौगिकों की प्रवृत्ति जो है वो अधिक होती है, ठीक है। इसमें ऑक्सीधनायन नहीं बनते हैं, जबकि इसमें ऑक्सीधनायन बनते हैं। अगला देख लेते हैं, ठीक है ना। ये कम क्षारीय होते हैं, ये अधिक क्षारीय होते हैं, ये हो जाएंगे इनके अंतर, ठीक है। देख सकते हो और भी दो अंतर है। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने आपको फुल डिटेल, ठीक है ना, फुल डिटेल और फुल सॉल्यूशन के साथ मैंने ये इस वीडियो को आपको पूरा बता दिया हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी वीडियो बनाने में। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा यार कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और अगर हाँ दोस्तों आपका केमिस्ट्री का पेपर अगर लीक होता है, जैसे बायो का लीक हुआ, वैसे ही अगर केमिस्ट्री का भी लीक होता है तो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाकर उसको ज्वाइन जरूर से कर लेना। और इस PDF को भी जरूर से तैयार कर लो, ठीक है। ये वीडियो आपके लिए है, ये PDF मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको अगर पूछना है, ठीक है, पेपर से रिलेटेड या फिर और किसी से रिलेटेड, ठीक है, और अगर आपको कुछ भी चाहिए, ठीक होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वगैरह, तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID पर यहाँ पर हमें पूछ सकते हो, ठीक है। उसकी ID भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, हमारी इंस्टाग्राम ID, तो उसको भी हम आप कंटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फॉलो करके हमें क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई जल्दी देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए होंगे तो। और तो इस वीडियो को शेयर जरूर से कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। करना चाहोगे तो जरूर से कर देना। और सर अगर आप नए हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।